बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा हेल्थ स्पेशल, इसमें हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली लो बैक पेन, इसकी वजूहात क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर पट्ठों का दर्द, मसल्स का पेन, ये क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, काजेज़ क्या हैं, फिर आपकी बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग जब आती हैं तो कौन सी स्पेशलिटी है जो इसको डील करती है। इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हामला औरतें जो होती हैं, हमल से पहले उनकी कैफियत, फिर हार्मोनल जो चेंजिंग होती हैं, फिर उनकी बॉडी में जो तब्दीलियां आती हैं, उसके साथ उनको किस तरह सफ़र करना पड़ता है, उनके मूड चेंजिंग की क्या वजूहात होती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। उनके साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट और पूरी दुनिया में जितनी भी एडवांसमेंट होती है न्यूरोलॉजी के हवाले से या आपके पट्ठों के दर्द और खिंचाव के हवाले से जितनी भी एडवांसमेंट होती है, जदीद तरीका इलाज होता है, उस पर मजबूत गिरफ्त रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद उमैर अफजल, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, और वो भी इकट्ठे टाइम दिया। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी का बायस है, और इसके साथ ही एक मादरत भी है कि थोड़ा टाइम लेट भी हो गए। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ही हम देखते हैं कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ एक तो उनके मूड में चेंजिंग आती है, और घर वाले ये समझते हैं कि शायद ये ड्रामे कर रही है, और फिर उसकी बॉडी में एक चेंज भी आता है। तो बेस्ड ऑन साइंस और मिथ, इसमें क्या फ़र्क है? साइंस तो ये कहती है कि वाकई मूड्स में भी चेंज आते हैं, हार्मोन्स में भी चेंज आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डेली रेस्ट की, उनकी रिक्वायरमेंट डेली अटेंशन की, वो चेंज हो जाती है। वो अटेंशन भी सीख करते हैं, उन्हें रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए, और साथ हार्मोन्स जो हैं उनके मूड के ऊपर चेंज भी लेके आते हैं। वो टायर्ड भी जल्दी हो जाती हैं, उन्हें उस वक्त अटेंशन चाहिए होती है। तो ये एक रियलिटी है, ये मिथ तो है नहीं। हम लोग जो है वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, कोई चेंज को रिस्पॉन्ड ना करे और बिल्कुल रूटीन पे चलती जाए। वैसे तो हो नहीं सकता, मशीन तो है नहीं। इमोशनली और फिजिकली सब बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। तो वो तो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा कि उसको टाइम देना पड़ेगा, और फिर वो एडजस्ट होती हैं अपनी न्यू बॉडी में, और फिर वापस आना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स रिलेटिवली मुश्किल होते हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है, इस दौरान में हामला औरत रोज़ा रख सकती है? हाँ, ये पर्सनल चॉइस है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या ये नहीं कि बिल्कुल नहीं रोज़ा रखना, और ये भी नहीं है कि ज़रूर रोज़ा रखना है। शुरू की प्रेगनेंसी में अक्सर नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो रहा होता है, कुछ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनके लिए पूरा रोज़ा रखना मुश्किल भी हो जाता है। कुछ लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होते हैं, वो कोप कर जाते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। ये अपनी चॉइस है, और अगर अभी रोज़ा नहीं रख सकते तो बाद में रख लें। ये भी फैसिलिटी तो है ना, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रखना। मेडिकली कुछ मना नहीं है, अगर आप रख सकते हैं रोज़ा तो रख लें। ठीक है, अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है तो आप रख सकते हैं। ठीक है। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि हम इसी को रेलिवेंट करते हैं साथ। तो रिलेट करते हुए हम सर ये पूछना चाहेंगे कि हमल होने के साथ ही बैकबोन, बैकएक, कमर दर्द शुरू हो जाती, इसकी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजूहत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है पेशेंट का वेट बढ़ता जाता है। उसके जॉइंट्स भी वही हैं, उसके मसल्स भी वही हैं, सिर्फ उसमें क्या होता है कि उसका वज़न बढ़ता है वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से। ठीक। तो अगर एक चीज़ जिसको पहले 15 किलो उठाने की आदत है, यकदम उसको 40 किलो उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो डेफिनेटली उसको दर्द तो होगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको। तो सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि कमर में जो दर्द रहता है उसकी वजह वज़न का बढ़ जाना। सर,
दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मसल स्ट्रेच होते हैं, उसके अलावा आपके हार्मोनल चेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं जो कि आपके मसल्स को उस पेस पे नहीं चला सकते सर। तो फिर आपकी मोबिलिटी भी वैसी नहीं रहती। तो मसल स्पैज़म बहुत कॉमन है इसमें प्रेगनेंसी में बैकएक का रीज़न। ठीक है। अच्छा सर, फिर हमने ये भी देखा है कि प्रेगनेंसी होने के बाद फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं मेरे पट्टे खींचे रहते हैं, मेरे हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, या मुझे जो है ना मेरे अंदर जान फील नहीं होती। तो एक ऐसी फीमेल अपने पट्टों को मजबूत कैसे करे? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जो जिसके पास वो विज़िट कर रही थी, प्री प्रेगनेंसी स्केजुलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मल्टीविटामिन जिस तरह फॉलिक एसिड देते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन। हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर फीमेल जो हैं वो एनीमिक हैं, तो अगर वो प्री प्रेगनेंसी बिल्ड नहीं हुई होंगी तो डेफिनेटली उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जिस्म में दर्दें, पट्ठों में दर्दें, कमर में दर्द, ये सारा कुछ सिम्टम्स रहेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो मल्टीविटामिन्स का है, अच्छी खुराक का है, और प्री प्रेगनेंसी, प्लान्ड प्रेगनेंसी हो और उस प्रेगनेंसी से पहले फीमेल अच्छी बिल्ड हुई हो, तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो लाडले बच्चे होते हैं ना घरों में, तो लोग ये कहते हैं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होना शुरू हो गई तो वो उनको जूसेस, लस्सी, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें का ज़्यादा इंटेक करवा देते हैं। जैसे सर ने कहा कि वज़न बढ़ने से आपका बैकएक शुरू हो जाता है, तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपकी क्या रिकमेंडेशन है? हमारी रिकमेंडेशन तो यूजुअली यही होती है कि बैलेंस्ड डाइट लें। हर तरह की चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए। एक्सेस ना फास्ट फूड एक्सेसिवली लेना चाहिए, ना बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ जूसेस पे चले जाना चाहिए। जूसेस तो वैसे ही फ्रेश फ्रूट इटसेल्फ हमेशा बेहतर ऑप्शन है जूस की कंपैरिजन में, और अगर पैकेज जूस है तो उसमें तो केमिकल्स, एडिटिव्स एडिड है, तो वो फ़ायदे की बजाय ज़्यादातर नुकसान ही कर रहे होते हैं। तो हमारा तो यही ख्याल होता है कि बैलेंस डाइट लें जिसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो, एग्स भी हों, और बैलेंस डाइट लें। बहुत ज़्यादा खाना, 2 लोगों के लिए खाना तो बिल्कुल एक मिथ है। तो एक बंदे के लिए ही खाना है, लेकिन बैलेंस्ड खाना है, उससे आप हेल्दी भी रहते हैं और ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी किसी हद तक कवर किया जा सकता है। क्योंकि वो लोग असल में ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब आपने 2 बंदों का खाना एक ने खाना है, बिल्कुल। और वो ज़बरदस्ती उनको कचौरियाँ, पंजीरियाँ और इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप ये समझती हैं कि वेट बढ़ने से ऑटोमेटिकली बैकएक आपको एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। ऑन एन एवरेज प्रेगनेंसी में 12 से 16 किलो के दरमियान में एवरेज वेट गेन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो तक वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में। और फिर वो एक्सेसिव वेट गेन जो है वो सारी पूरे स्केलेटन, पूरी हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक्स्ट्रा है। तो किसी भी जगह पे जब एक्स्ट्रा वजन पड़ता है तो वो थक जाती है और एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके साथ मसल्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और लिगामेंट्स प्रेगनेंसी में वैसे ही थोड़े से रिलैक्स हुए होते हैं हार्मोन्स की वजह से, तो वो सारा पोस्चर चेंज हो जाता है। जिन जगहों पे पहले कभी उस तरह वज़न नहीं पड़ा होता वो वज़न पड़ने लग जाता है, तो फिर इसलिए टायर्ड हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा मैडम, आपका जो है ना वो फेमसपन देख के ना लोग हमें बेशुमार सवाल भेजते हैं। जैसे ही हम आपकी पोस्ट लगाते हैं ना कि हम बुला रहे हैं, तो वो फिर देखते हैं कि आपकी सोशल मीडिया पे जितनी भी एक्टिविटी चल रही होती, तो वो फिर उन्होंने सवाल इतने हमें भेजे होते हैं। हालांकि मेरी आदत नहीं होती है, मेरे सामने 4 सफ़ों के सवाल हैं, लेकिन मैं कभी भी रिटर्न सवाल नहीं करता। तो उसमें जो है ना वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से ये ज़रूर आप पूछिएगा कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है और वो आयरन डेफिशिएंट भी है, जैसे कि हम अगर हमारे मुल्क की बात करें तो 70% पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन आयरन डेफिशिएंट है। इतनी को अगर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें तो वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी को पहले महीने से कैसे मैनेज किया जाए? हम यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में नहीं देते। जब भी आयरन की टैबलेट खाते हैं उसके अपने थोड़े से ना मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ लोगों को नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ को डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में नेचुरली ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम शुरू के 3 महीने सिर्फ फॉलिक एसिड ही प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें डाइट में कहते हैं कि आप आयरन रिच डाइट ले लें। उसके बाद हम ओरल टैबलेट्स शुरू करा देते हैं और अगले 6 महीने के लिए रोज़ाना की गोली पे डालते हैं। कुछ लोग अगर ज़्यादा डेफिशिएंट हों, शुरू में ही खून की कमी ज़्यादा हो, तो फिर हम उनके इंजेक्शंस आयरन के लगाने लग जाते हैं ताकि कि एंड पे हमें जाके ब्लड ना लगाना पड़े। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट को बचा लिया जाए, डाइट भी बेहतर की जाए, सप्लीमेंट्स भी दिए जाएं और उन्हें अवेयरनेस भी दी जाए कि उन्होंने कैसे खाना है और क्या खाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़ा वो कलेजी खा भी रहे हैं लेकिन वो इतना ओवर कुक कर लेते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं रहता। वो खाना जिसमें न्यूट्रिशन हो वो खाना ज़रूरी है, सिर्फ अकेला खाना खाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है।
सर जैसे ही मैंने मैडम का बताया, इसी तरह जब हमने वो कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाया कि जी दोनों हम बुला रहे हैं कि पट्टों के ऊपर भी है और बाकी मामला भी हैं, तो यकीन मानिए कि मसल क्रैम्प्स और इस तरह के पता नहीं कितने मैसेजेस मुझे आए कि उन्होंने कहा कि सर ये लाजमी पूछें, सर ये लाजमी पूछें। तो सर मसल क्रैम्प्स की एक वजह तो डिहाइड्रेशन भी होती है कि पानी की कमी है। नींद का पूरा ना होना ये पट्टों को कितना कमज़ोर कर सकता है? बहुत ज़्यादा। देखें, जो एक रिकमेंडेड स्लीप है एज के हिसाब से, जिस तरह न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न ने 24 में से तकरीबन 22 घंटे सोना होता है। ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक डिफाइंड है कि भाई 40 साल के बंदे को कम से कम 8 घंटे स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 60 साल के बंदे को 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये जिन्होंने डिफ़ाइन की हुई उसकी कोई वजह है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि ड्यूरिंग स्लीप बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है। जो मसल सारा दिन काम कर कर के स्पैज़ में गए होते हैं, हमने किस किस एंगल में काम किया होता है। अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक के मसल्स की यूजुअली ये डायरेक्शन है। तो हम जब काम कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल इस पोस्चर में काम कर रहे हैं तो वो मसल्स ऐसे स्ट्रेच हुए हैं। अगर हम बेंडिंग पोस्चर में हैं तो वो ऐसे बेचारे स्ट्रेच हुए हैं। ठीक है, तो एट द एंड अगर हम रात को भी नहीं सोएंगे तो वो दोबारा इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो उनको वो दोबारा एक विशियस साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, फिर पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा, एक प्रॉपर रेस्ट, गुड स्लीप जब तक नहीं लेगा, उस वक्त तक उसके मसल्स बेस लाइन पे नहीं आएंगे। आपने भी नोट किया होगा, जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हैं, चलते फिरते हैं, आपको दर्द होता है रात को, आप सो के उठते हैं, फ्रेश उठते हैं। ठीक है, कोई पेन किलर नहीं लिया होता, कुछ नहीं लिया होता। तो बॉडी को अपनी डिफेंस मैकेनिज़्म मेंटेन रखने के लिए अपनी ये सेल्फ रिहेबिलिटेशन है बॉडी की स्लीप। तो ये स्लीप्स, और दूसरी बात ये आपने डिहाइड्रेशन की बात की, आजकल रमज़ान भी चल रहा है, तो डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द कॉज। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉज नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ नॉट दैट कॉमन। ठीक है, इससे स्लीप के कंपैरिजन में डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हम स्लीप को बहुत अंडररेट करते हैं। हम सारी सारी रात जागते रहते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ऑफिस चले जाते हैं। तो हम सब फिर एट द एंड जो होता है कि हम डॉक्टर्स के पास ही बार बार जाते हैं कि जी हमें कमर दर्द, हमें कमर दर्द, हमें कमर दर्द। तो अगर हम एक अच्छी स्लीप लेंगे पर डे के हिसाब से तो इंशाल्लाह इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, जब आपके क्लिनिकल ट्रायल में इसी तरह बैकिक के साथ हामला औरतें आती हैं तो आपका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हम पोस्चर चेंज होता है प्रेगनेंसी में, तो पोस्चर करेक्शन उनको एडवाइस करते हैं कि आपकी कैसी कंफर्टेबल चेयर हो जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग को थोड़ा अवॉइड करें। और फिर स्लीप, वही बात है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्टेबल स्लीप। जब प्रेगनेंसी में पूरा पोस्चर चेंज होता है और प्रेगनेंसी में एक एब्डोमेन का साइज़ भी चेंज हुआ होता है, तो हमें अक्सर हम एडवाइस करते हैं कि पिलोज़ आप जो है ना वो एडिशनल यूज़ करें। दोनों घुटनों के दरमियान में अक्सर करवट पे सोएं और दोनों घुटनों के दरमियान में एक पिलो रख लें। उससे जो है वो पेल्विस जो है वो एक कंफर्टेबल पोस्चर में रहता है। और इसके अलावा अगर आपको बैकएक होती है तो हम अक्सर कहते हैं कि बर्फ़ की टकोर, गर्मियों में कहते हैं बर्फ़ की टकोर कर लें, सर्दियों में कहते हैं कि गर्म पानी की बोतल की टकोर कर लें, उससे भी थोड़ा सा मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और इसके अलावा मसाज एक बड़ा कंफर्टेबल चीज़ है, उससे कंफर्टिंग होता है, थोड़ा मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। यूजुअली हम पेन किलर्स प्रेगनेंसी में बहुत हद तक अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो पेन किलर्स हैं वो बेबी की जो है हार्ट की डेवलपमेंट और किडनीज़ की डेवलपमेंट पे बुरा असर डालती है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि पेन किलर ना लें और इस तरह किसी ना किसी हेल्पफुल टेक्निक से अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे वो लोग जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो कहते हैं कि नींद और दवाइयाँ लेने से भी हमारे पट्टों में प्रॉब्लम होती है, इसमें रियलिटी है? जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नींद की या कोई भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं ना तो वो मसल एट्रोफी करती है। सर केमिकल चेंजेस इस तरह की होती हैं, वाटर डेप्रीवेशन हो जाती है या वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, आपके मसल्स जो है उस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह वो फुल स्ट्रेंथ में एक ऐसे बंदे की जो कि एंटीसाइकोटिक्स नहीं ले रहा उससे। दूसरी चीज़ ये सॉल्ट वेस्टिंग कराती हैं, जो एंटीसाइकोटिक्स जितनी भी होती हैं सॉल्ट वेस्टिंग कराती हैं। सॉल्ट बहुत ज़रूरी है आपके मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए।
तो जिस हद तक हो सके एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, स्पेशली जो ये तरीकाकार है ना कि नींद नहीं आ रही, कोई हिप्नोटिक ले लें, एंटीसाइकोटिक ले लें, अब सेल्फ मेडिकेशन कर ये तो आसान तरीका है। ये आसान तरीका, अगर बॉडी को थकाएं तो नींद ऑटोमेटिक आएगी। भैया यही मैं कहना चाह रहा था कि काम करें थकें नहीं कोई काम करने को तो भाग लें, तो उसी से ठीक हो जाएंगे आप। क्योंकि मेरे क्लिनिकल ट्रायल में अक्सर मरीज ऐसे आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा डायग्नोज क्या है, मैं कहता हूँ हड हरामी इसको आप छोड़ दें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि बीइंग अ डॉक्टर जब मरीज इंटर होता है तो हमें पता होता है इसको मसला क्या है। बिल्कुल हमारी जो आंखें होती है वो पूरा बॉडी का अल्ट्रासाउंड करती है। बाकी जब हम आपकी बात सुनते हैं तो वो सुनने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि आप फील क्या कर रहे हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि आपको क्या इशू है। तो डॉक्टर साहब ऐसे मरीज जो ये इस तरह की टैबलेट्स लेते हैं, क्या उनको अपने पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए कोई नर्व टॉनिक लेना चाहिए? देखें, नर्व टॉनिक समझ लें कि जैसे कि शरबत फौलाद ये समझ लें कि एक खाना पूरी होती है। ठीक, कि डॉक्टर के पास आप आए हैं, कोई तो दवाई लिखनी है ना, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाँ, प्लेसेबो के तौर पे असर करते हैं कि चलो जी ये ना कहें कि जी डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं लिखी, कोई ऐसी दवाई जिसका कोई नुकसान भी ना हो। इससे ज़्यादा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कॉज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो हैं उनको ग्रेजुअली उनको वीन ऑफ किया जाए। पहले उनको किसी और ग्रुप ऑफ ड्रग्स में चेंज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद किया जाए। और साथ कोई एट द मोस्ट ज़रूरत है आपको तो मल्टीविटामिन्स प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया जा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ डाइटरी मॉडिफिकेशन की जा सकती है, कोई वेट लॉस करवाए, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक्स जो हैं ये बड़ी नोटोरियस है वेट गेन करने में। तो वेट एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन और बैलेंस डाइट जो है ये आपके बहुत ज़्यादा मसाइल हल कर देती है। स्मोकिंग क्विट करना, अल्कोहल क्विट करना, ये बड़े एडिटिव एडवांटेजेस हैं इनके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के ऊपर ही, तो ऐसे ये कहा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, शुगर की जो मरीज़ है, क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है। अब तो जैसे डायबिटीज़ बड़े आराम से डायग्नोज हो जाती है और इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं वो, अगर वो कंप्लाइंट हैं और अपनी दवाई टाइम पे ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो बिल्कुल वो वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे कोई भी दूसरा नॉर्मल इंसान। ठीक है। तो वो वैसे ही प्रेग्नेंट भी होते हैं। और ये है कि हमें थोड़ी सी एडिटिव उसकी ज़रा हेल्प की ज़रूरत होती है। हाँ, हम लोग उनका इंसुलिन की डोज चेंज करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन और कैलोरिक रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक उनको, ताकि उन्होंने वेट भी थोड़ा थोड़ा गेन करना है और वो बिल्कुल ये ना हो ना कि बहुत वेट लॉस पे चले जाएं, या अगर उनको वॉमिटिंग हो रही है तो उसको भी अर्ली मैनेज करना है हमने, इससे ये ना हो कि उनका शुगर बिल्कुल लो या बहुत हाई हो जाए। तो थोड़ा सा एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। वैसे वो कंसीव भी आराम से करते हैं और ट्रीटमेंट भी, प्रेगनेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चलती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए रुझानात, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले तो ये है कि अब जो एवरेज एज है ना प्रेगनेंसी की, फर्स्ट प्रेगनेंसी की भी, वो भी हमारी थोड़ी सी लेट हो गई है। ठीक। और फिर प्रेगनेंसी स्पेस करते हैं हम, टाइम करते हैं कि जी 3 साल बाद, 5 साल बाद हो, तो जब आखिरी बच्चा होने वाले के जहन बनता है ना, तो तब तक फीमेल जो है मोर देन 35 ईयर्स की एज पे होती है और अर्ली 40s में होती है। तो उस एज ग्रुप में वैसे ही ब्लड प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा है, डायबिटीज़ का हो जाना रिलेटिवली ज़्यादा है, तो इसलिए अब ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ब्लड प्रेशर के साथ प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो घर वाले वरी होते हैं कि अब हमें इसकी क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट करवानी चाहिए। उसमें जैसे कि हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट ब्लड टेस्ट पड़ते हैं, तो कौन से ऐसे कॉमन टेस्ट हैं जो आम आदमी करवा के आप लोगों के पास आए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये एम्फेसाइज़ करूँगी कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स की ज़रूरत नहीं होती। जब तक पहली दफ़ा डॉक्टर तक पेशेंट पहुँचता है, उसके पास 4-5 अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी होते हैं जो एक हफ्ते के डिफरेंस से उन्होंने कराए होते हैं। अब ये देखना है, अब ये देखना है, इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 4 से मैक्सिमम 5 अल्ट्रासाउंड्स अगर पूरी प्रेगनेंसी में हो तो वो काफ़ी होते हैं। हाँ जी, एक शुरू में थर्ड मंथ में कराते हैं, एक 5th में, एक 7th में और एक 9th मंथ में। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो एडिशनल अल्ट्रासाउंड्स की तब ज़रूरत पड़ती है। हम लोग खुद ही से मतलब डॉक्टर के पास जाए बगैर खुद से ही अल्ट्रासाउंड करा के चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं और फिर जब खुदा न खास्ता कुछ ख़राब होने लगता है तो फिर पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं। एक ये कि सबसे पहले डॉक्टर से मिल लिया जाए और उसके मुताबिक जो डॉक्टर एडवाइस करे वो वाला अल्ट्रासाउंड कराया जाए।
और सबसे पहले पेशेंट को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उनका भी और उनके हस्बैंड का क्या ब्लड ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए। और आजकल क्योंकि हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन हो गया, तो हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग हम स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में एक दफ़ा करा लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट है या नेगेटिव है। उस तरह आगे से मेडिकल स्टाफ भी उसी तरह डील करे और उन्हें भी खुद प्रिवेंटिव मेजर्स अपने पता हों कि आगे प्रेगनेंसी चलाने के लिए और बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बाकी जो आपके सवाल जवाब होंगे उस पर हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर बैक बोन का दर्द हो जाना, लोअर बैक पेन होना, कमर दर्द होना, इसकी वजूहात क्या होती हैं, उनकी कमज़ोरी को कैसे टाइटल किया जा सकता है और उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, प्रेग्नेंट वोमेन है वो किस तरह अपनी डाइट को मैनेज कर सकती हैं या उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इन सारे मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले भी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट वोमेन जो ये इस कंप्लेन के साथ क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं कि मेरे पट्ठे और जोड़ ये ख़त्म होते जा रहे हैं, एक तो उनको साइकोलॉजिकल इशू तो है ही है, प्रेगनेंसी भी है ही है, तो बीइंग ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आप ये क्या समझते हैं या क्या उनको एडवाइस देते हैं कि उनको किस तरह अपनी बॉडी को मैनेज करना चाहिए ताकि वो न्यूरोपैथी में ना जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो आगे भी बात की कि मल्टीविटामिन्स जो उन्हें शुरू करवाए जाते हैं ना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो उनको बड़े रूटीनली लेने चाहिए। और दूसरी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ठीक, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो ये हमारा एक बना हुआ है कि जो प्रेगनेंसी है और मैंने लेटा ही रहना है, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मशीन चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो उसको जंग लग जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में हो। दूसरी बात ये तो एक नॉन फैक्टर है कि जो नया बच्चा पैदा होना है, डेफिनेटली माँ की हड्डियों से ही पैदा होना है, माँ के खून से ही पैदा होना है। कोई वजह है माँ की इतनी अजमत है, बिल्कुल ऐसे। तो वो कमज़ोरी तो होती है डेफिनेटली, इसमें ऐसी बात नहीं है। माँ का खून से बन रहा है बच्चा, हर चीज़ जो डेवलपमेंट है वो एक पूरा का पूरा इंसान बन रहा है एक इंसान के अंदर से, तो कमज़ोरी तो उसमें एक नेचुरल चीज़ है। ठीक, तो उसके लिए बड़ी टारगेटेड डाइट्स जो हैं वो उनको जो भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए। और एक बैलेंस डाइट, ये नहीं कि वो सिर्फ जंक फूड ही खाते रहें कि मैं खाना तो खा रही हूँ ना, या चावल ही खाते रहें कि मैं हर चीज़ की मिकदार जो है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग जो ना वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, और हमारे यहाँ लोगों को ना एक कैलोरी काउंट का सिस्टम आ गया, ये नहीं पता है कि कौन सी कैलोरीज कब लेनी है और किस वक्त लेनी है। ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आता है ना, तो वो कहता है सर मैं ये भी सर्च करके आया हूँ, ये भी। मैं उसको कहता हूँ आप तो गूगलोपैथिक डॉक्टर हैं, मेरे पास क्या लेना है, इलाज भी आप गूगल से कर लें। तो डॉक्टर का देखना और होता है, जैसे अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, ये सब के ऊपर एक जैसी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट वोमेन की जैसे आपने बात की, उनकी टेस्टिंग की बात की, अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, इस दौरान में हम ये देखते हैं कि ऐसी पेशेंट भी रिपोर्ट होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती रहती है, इसकी काज क्या होती है? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की 2-3 बड़ी कॉमन कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि जो हम कहते हैं प्लेसेंटा की डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में अगर होने लग जाए, तो फिर वो डेवलपमेंट अगर होते होते बीच में कई दफ़ा वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये प्रेगनेंसी के एंड तक भी कुछ लोगों को चल सकती है अगर प्लेसेंटा हमारा लोअर सेगमेंट में है, प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया है। कई दफ़ा सडनली कभी ट्रॉमा से या किसी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, वो भी ब्लीडिंग होती है, उसे हम अपनी मेडिकल टर्म्स में अब्रप्शन बोलते हैं। ठीक है, वो एक रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा जो है लोकल कॉजेज़ हैं कि यूट्रस के मुंह के ऊपर कोई ऐसा ज़ख़म बना हुआ है या पॉलिप है, उससे भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी ब्लीडिंग हो हमेशा खतरनाक समझना चाहिए और फ़ौरन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि जो भी रीज़न है वो आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट कर लें तो कई दफ़ा ये प्री टर्म बर्थ, अर्ली डिलीवरी या मिसकैरेज में भी एंड हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसमें गैर ज़रूरी तौर पे मेडिसिन का इस्तेमाल भी आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ना दें जब तक वेल इंडिकेटेड ना हो। इवन हम पेशेंट गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी के साथ भी आता है और कहते हैं जी कोई ट्रीटमेंट दे, तो कोशिश यही होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या स्टीम या
सिंपलर मेडिसिन के साथ उसे ट्रीट कर दिया जाए, एंटीबायोटिक ना दी जाए, पेन किलर्स उस तरह ना दिए जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है किसी ना किसी तरह पे अर्ली प्रेगनेंसी में या थ्रू आउट प्रेगनेंसी बेबी के ऊपर किसी ना किसी तरह एक्ट कर सकती हैं। और कुछ ड्रग्स तो बिल्कुल मना है प्रेगनेंसी में, जो हम अपने तौर पे ही खुद ही मेडिकल स्टोर से ख़रीद के खुद ही से खा लेते हैं, जो बाद में पता चलता है ये तो लेने की इजाज़त ही नहीं है प्रेगनेंसी में। ठीक है। अच्छा सर जी, हमने ये देखा है कि एक तो वेट गेन वाले बंदों को तो ये मसला होता है, लेकिन नॉर्मल बंदे जिनका वेट भी मैनेज होता है, प्रॉपर वो रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर भी उनकी बॉडी फ्रेश नहीं रहती या उनके जो नर्व सिस्टम है वो उस तरह एक्टिवेट नहीं होता, तो इसकी काज और वजूहत क्या है? देखिए, मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस, ठीक, यूज़ ऑफ टोबैको, सिगरेट जो स्मोकिंग है ये बहुत कॉमन है हमारा, अल्कोहल इंटेक या कोई इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल। स्ट्रेस से मुझे याद आया कि एक पेशेंट मेरे पास आता था, वो एक दिन आता था स्ट्रेस में था, दूसरे दिन हैप्पी होता था, तो मैं उससे पूछता था कि आपकी रीज़न क्या है? वो कहता जिस दिन मेरा कंटेनर बुक होता है तो मैं एंजाइटी में जाता हूँ, जिस दिन रिलीज़ होता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। यही फैक्टर्स हैं। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं चीज़ें, लेकिन एक अगर ओवरऑल हेल्दी बॉडी है और उसको और कोई किसी किस्म का कोई मॉर्बिड्स नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, और फिर भी अगर वो लिथार्जी का शिकार है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है। इसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या कोई और बीमारी, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ज़्यादातर मेटाबॉलिक होता है, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन भी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें आप देखें उसको डायबिटीज़ ही ना हो सर। ठीक है। तो ये इस तरह नहीं होता कि एक ओवरऑल वेल बिल्ड हेल्दी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है। ठीक। तो चीज़ें जैसे हम देख रहे होते हैं ना क्लिनिक पे, बंदा भी ठीक है, रिपोर्टें भी ठीक हैं, लेकिन रिजल्ट उसका जो है ना वो ठीक नहीं आ रहा, बंदा मेंटली ठीक नहीं है, उसका फिर कंटेनर फंसा होगा। अच्छा सर, नर्व सिस्टम के लिए जैसे हम देखते हैं कि पट्टे अगर कमज़ोर हैं, दर्दें रहती हैं, तो इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाएं तो क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि वजूहत क्या है? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये पेशेंट के एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट होती हैं। और उसकी जब आप पेशेंट को देखते हैं, आप उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद कोई फाइंडिंग्स देखते हैं, उसकी पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि आपने क्या करवाना है। किसी की MRI करवानी पड़ती है, किसी का CT करवाना पड़ता है, किसी की नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवानी पड़ती हैं, किसी में आप सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम, सीरम कॉपर लेवल करवाते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी एक पेशेंट को विदाउट कंसल्टेशन आप नहीं करवा सकते। नो, विदाउट आप एग्जामिनेशन ये कह ही नहीं सकते कि जी ये आपने इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही बीमारी है। ठीक, ये वो गूगलोपैथिक डॉक्टर। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि फीमेल हमारे पास आती हैं, सीरम आयरन लेवल उन्होंने चेक करवाया होता है और CBC टेस्ट करवा के HB का लेवल कम होता है, तो वो ये कह रही होती है कि इनकी वजह से मेरे पट्टे कमज़ोर हैं। इसमें रियलिटी कितनी? बहुत ज़्यादा रियलिटी है। ज़ाहिर बात है कि एनीमिक पेशेंट है तो उसका ओवरऑल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं होगा जो एक हेल्दी बच्चे। वो थोड़ा सा चलेंगी, थक जाएंगी, सांस में उन्हें तकलीफ़ होगी, ओवरऑल एक डिप्रेशन का शिकार होंगी, लिथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन, फिर इस तरह इसके जो आगे न्यू बॉर्न है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो प्री मैच्योर हो सकता है, प्री टर्म हो सकता है, उसका IUGR हो सकता है। तो माँ को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा ये एक ऐसा फैक्टर, जिस तरह वेस्ट की किताबें देखें तो उनमें एनीमिया ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा ये साउथ एशिया स्पेशली जो है, यहाँ पे तो एनीमिया सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक, इट्स लाइक अ पेंडेमिक। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड की एग्जैक्ट डोज क्या होनी चाहिए? फॉलिक एसिड की प्री प्रेगनेंसी डोज है 400 माइक्रोग्राम्स। ठीक। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ लोगों को लेनी पड़ती है और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के से 3 महीने पहले से लेके फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लेनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो डायबिटिक हैं, उनको उनकी पिछली प्रेगनेंसी में कोई बच्चे को दिमागी रीढ़ की हड्डी का कोई मसला था जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, या उन्हें मिर्गी है और वो मिर्गी की दवाइयाँ खाती हैं, या कुछ खास दवाइयों पे हैं, तो ये वाला जो फॉलिक एसिड है थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है और इसकी डोज भी हायर होती है, जो कि है 5 mg, जो हमें एक रूटीनली कॉमनली, हाँ जी, वो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वही है। थोड़ी सी हायर डोज है तो वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5 mg की OD डोज बनेगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लेने का बेहतरीन टाइम क्या है? नाश्ते में, दोपहर में, रात? किसी भी खाने के साथ ले लें, लेकिन रूटीनली लें। इसके साथ कोई हम लोग अटैच नहीं करते कि ये खाने के साथ लें या ना, वो बिल्कुल छोटी सी गोली है, किसी भी वक्त जब याद आए एक दफ़ा दिन में ज़रूर ले लिया कर। ठीक होता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि नौजिया की हम बात करते हैं तो जो सफ़र करने का होता है, जैसे हम देख रहे हैं अब माह रमज़ान है, जो प्रेग्नेंट वोमेन होगी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेंगी, तो बीइंग ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट उनके लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बहुत लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल्स में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इमरजेंसी में रास्ते में आपको दर्द हो सकती है, खुदा ना सब ब्लीडिंग हो जाए, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। हाईवेज़ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर बहुत ज़रूरी है जाना तो आप कोशिश करें कि आप बीच में ब्रेक्स लें, थोड़ी देर रुक जाएं, रेस्ट कर लें, वॉक कर लें, चल फिर लें, कुछ खा लें, हल्का फुल्का खाते पीते रहें, तो फिर आप मतलब बाय रोड तो इस तरह ट्रैवल कर सकते हैं। एयर ट्रैवल का ये है कि अगर अक्सर एयरलाइंस जो है 32-34 वीक्स के बाद ट्रैवल ही नहीं करने देती, क्योंकि जब प्रेशर चेंजेस होते हैं जहाज़ में उससे प्री टर्म लेबर हो सकती है। तो उस चीज़ को भी नोट करते रहना चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं कि हमने ज़रूरी ट्रैवल करना है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर अवॉइड की जा सकती हैं तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, तो हामला औरतों को कब से जो है वो फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए? हामला औरतों को लगातार फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू ही करनी चाहिए। कोई बहुत कम इंडिकेशंस है जब हम पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बात की प्लेसेंटा प्रीविया है, अवल नीचे, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, उस सूरत में या वक्त से पहले बार बार दर्दें लग रही हैं, उस सूरत में हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। वरना हमने कभी भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल बेड पे लेट जाएं और उठे ना, ये ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे भेज देंगे तो ब्लड क्लॉट्स टांगों में और किसी भी जिस्म के हिस्से में जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो रूटीन एक्टिविटी में रहें तो बेहतर है, बल्कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ऐड करें ताकि आप जितनी फिजिकली एक्टिव हों और फिर आगे जाके जब हम जैसे हम सब कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जितनी वो फिजिकली एक्टिव होंगी उतनी ही उनकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होगी। ठीक है सर, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम ही ऐसा था कि बैक इन प्रेगनेंसी थी, इसके दौरान में हम बात कर रहे थे, तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि सी सेक्शन के बाद ही मेरा दर्द शुरू हुआ, इससे पहले मुझे लो बैक पेन नहीं था, तो इसको हम किस तरह उनको समझा सकते हैं? बेसिकली लोग कोरिलेट करते हैं जो सिजेरियन के दौरान स्पाइनल लगता है, वो कहते हैं जी मेरी कमर में इंजेक्शन लगा था तो उसके बाद से मुझे ना ये होता है। अच्छा, प्रॉब्लम उनको पहले भी होती है, ऐसे नहीं होता कि उनका कमर दर्द पहले नहीं होता, और लेकिन ये है कि वो हमेशा एक चीज़ हुई है उनके साथ, तो वो कहते हैं कि नहीं जी वो हुआ था इस वजह से मेरे साथ। इसमें सच्चाई कोई नहीं है। ठीक है। अब होता ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रोज़ाना आपको भी पता है लाहौर की बात करें तो शायद कोई 50-60 हज़ार स्पाइनल लगते होंगे रोज़ के। तो अगर इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली ये अबैंडन कर दिया जाए ना। तो ये बहुत सबसे सेफ एनेस्थीसिया रीजनल एनेस्थीसिया है, और इसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत कम है। ये इसी तरह है जिस तरह आपने कोई लोकल लगा के कोई छोटी मोटी सर्जरी की है, ये उसी तरह का होता है। उसमें अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्रेगनेंसी ओवर होती है उस पेशेंट का वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब मसल्स जो हैं वो लैक्स हो जाते हैं बिल्कुल। अब एक्सरसाइजेस के साथ, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ उनकी टोन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप वो टोन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कमर में दर्द रहेगा ही रहेगा, मसल ढीला पड़ा हुआ है। ठीक है, उसने कभी किसी एंगल में जाके खिंचाव में चले जाना है, कभी किसी एंगल में खिंचाव में चले जाना है, तो उसको टोन अप करने के लिए बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। ठीक, हम वो बैक स्ट्रेंथनिंग हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अताहियात में बैठते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे मसल्स डिफरेंट एंगल्स पे स्ट्रेच आते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए यही पोजीशंस में अगर रूटीनली एक्सरसाइज कर लें नमाज के अलावा, तो उससे भी बहुत, अदरवाइज यूट्यूब पे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मैं वही कह रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हर गली मोहल्ले में अब तो अवेलेबल है। तो उनसे प्रॉपर तरीके से आप सीखें किस तरीके से करनी, 2-4 सेशंस करवाएं उनसे, वो आपको बता देंगे किस एंगल्स में वर्जिशें करनी चाहिए। आप जिम में भी जाते हैं तो जब जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको बाइसेप्स के लिए सर्टेन एंगल बताता है, आपने चेस्ट के लिए एक्सरसाइज लगानी है तो वो आपको एंगल्स बताता है। इसी तरीके से बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए भी आपको सर्टेन एंगल्स होते हैं, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक सर, हमने प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को माइग्रेन के अटैक होते भी देखे हैं, उनके सर दर्द रहना, आधे सर में दर्द होना या पूरे सर का सुन्न हो जाना, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
देखिए, जिनको प्री एग्जिस्टिंग माइग्रेन होती है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, नोज़िया होता है, खाता नहीं है कुछ, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो इसके साथ यही ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन के। ठीक, माइग्रेन हो गई, फिर अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपने कोई एनसेड नहीं देना, किसी किस्म का कोई पेन किलर आप दे नहीं सकते। पैनाडोल पहले कहते थे, अब वो भी कहते हैं कि आप बहुत सोच समझ के पैनाडोल भी दें। ठीक। अब जो सेफेस्ट हैं वो नारकोटिक्स हैं। अब नारकोटिक्स का सोच के ही जो है बड़ा क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उससे जो है फिर सिडेशन होती है, फिर उनकी लग जाते हैं वो, ठीक है, उनकी एडिक्शन बहुत कॉमन है। ऐसे इसमें एंटी माइग्रेनस ड्रग्स भी जो हैं उसमें भी सिर्फ 1-2 दवाइयाँ हैं जो सेफ़ हैं, वो भी आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्लीप डेप्रीवेशन नहीं होनी चाहिए, भूख लंबी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आम बंदा भी है उसको रमज़ान में माइग्रेन अगर किसी को होता है 6 महीने में एक दफ़ा, रमज़ान में उसको 1 महीने के अंदर अंदर 5-6 अटैक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही स्लीप डेप्रीवेशन होती है, भूखा रहता है बंदा, फिर यकदम खाता है तो दबा के खाता है, तो सर्कुलेशन दिमाग में जाने की बजाय पेट में चली जाती है, तो माइग्रेन के अटैक्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ठीक। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अपनी स्लीप और अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि कम से कम अटैक्स हों। ठीक हो गया। और अगर वो होते हैं तो किसी प्रॉपर डॉक्टर से जाके प्रेस्क्राइब करवाएं कि क्या दवाई दी जा सकती है। ठीक है सर, इसी दौरान में फाइब्रोमिल्जिया की शिकायत भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि वो कहते हैं कि हर वक्त मेरे मुँह और कंधे राइट लेफ्ट नहीं होते। तो बीइंग ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझते हैं कि उनको एंगल के साथ साथ कोई मेडिकेशन भी करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली ये एबनॉर्मल पॉस्चरिंग की वजह से है। ठीक है, कि किसी भी एंगल में आप बैठे हैं, बैठे ही रह गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए जिस तरह मैंने बताया बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसी तरह नेक स्ट्रेंथनिंग आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। फिर नेक स्पैज्म के साथ साथ एक जो कॉमन बहुत ज़्यादा चीज़ है, पेशेंट को वर्टाइगो शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके साथ हैवीनेस ऑफ हेड है, फिर टिनाइटिस रिलेटेड है, कानों में शां शां की आवाज़ आती है, ये नेक स्पैज्म के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है। तो ये किसी डेफिशिएंसी, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की बजाय नेक स्पैज्म, एबनॉर्मल पोस्चर या लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोबाइल यूजेज, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, ये इन चीज़ों की वजह से भी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन कॉमन क्यों है? फीमेल में वैसे ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है बनस्बत मेल्स, ठीक है, वो बॉडी के स्ट्रक्चर्स ही ऐसे हैं। ठीक है। और प्रेगनेंसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी में, क्योंकि थोड़े से हाइजीन के इश्यूज भी होते हैं, वेट गेन होता है, बहुत सी चीज़ें कंफर्टेबली वॉशरूम भी नहीं यूज़ किया जा रहा होता, तो उस वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, उस वजह से बार बार होने लग जाते हैं। बेहतर हाइजीन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ये चीज़ें, और जितना आप साफ़ सुथरा रहें उतना पब्लिक वॉशरूम्स कम से कम यूज़ करें, इन चीज़ों से हम यूटीआईज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के तो हमने हमारे पास पैमाने हैं 70%, 60%, तो हाइजीन का पैमाना हमारे मुल्क में कितने % हो? हाइजीन मेरा ख्याल है 90%। हाइजीन का कोई ऐसा पैमाना नहीं है, बट हम एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, बार बार समझा सकते हैं कि इवन वॉशरूम जाके अपने आप को धोना भी किस तरह है, वो भी गायनोकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। उससे बहुत चीज़ें, कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें, बहुत सिंपल सी चीज़ें करने से ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम दिया और हमने आपका कीमती वक्त लिया। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, 1 मिनट आपका होगा, 1 सर का होगा। पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सबके नाम मेरा पैगाम तो ये है कि प्रेगनेंसी जो है, आप इसको इजी नहीं लें, ये इसमें अर्ली अपने आप को किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बुक करें, और सिंपल चीज़ों के साथ ही आप अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। सब डॉक्टर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखते। कुछ लोग आपको उसको डाइट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ बैलेंस करने का तरीका भी समझाते हैं। तो अच्छा डॉक्टर ढूंढें और अपने आप को बुक करें, बड़ी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाएं। जी सर, पब्लिक के नाम डॉक्टर उमैर का क्या पैगाम? प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, कोई एंटीबायोटिक, कोई नींद की दवाई, कोई पेन किलर सेफ़ नहीं है। ये बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं और बच्चे के दिमाग और दिल की बनावट में बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं।
तो इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं, जो कि आपको गाइड करे कि इस बीमारी का ऑल्टरनेट इलाज क्या किया जा सकता है, जो कि जिसका कि बच्चे के ऊपर मुज़र असरात ना हो। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश की और मेरे जितने भी मेहमान थे, हमारी प्रोडक्शन टीम थी, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का क्या फार्मूला आपको दे सकते हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, या हमारे जो पैनल के डॉक्टर्स हैं इनके साथ, आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनके साथ अगर आप रब्ता करना चाहें तो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म जो है उसको आप यूज़ करके इनको सर्च कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आके इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेके भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप अपने स्टेटस पे सोशल मीडिया के जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी आपके लिंक्स हैं वहाँ पे इसको शेयर करें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने में आप हमारा भरपूर साथ दें। कमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका दिल चाहता है आप ज़रूर लिखें, ना लिखने से बेहतर है कि आप ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अंदर जहाँ पे जो कमी है हम उसको दूर कर सकें। मुझे, मेरे गेस्टों को, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।